खबर तफसील से। सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने सोनिया को कोई नया नोटिस नहीं दिया है। वहीं सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहा। कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम किया। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया। कल भी एहतजाज कांग्रेस की तरफ से किया गया था, क्योंकि कल दूसरे दौर की पूछताछ हुई थी। आज तीसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से ईडी की खत्म हो चुकी है और ईडी ने नया नोटिस नहीं दिया है। Actually, this is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now, we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic, contemptible. We will fight it against. बेरोजगारी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने की इजाजत मिले, लेकिन जब संसद में वो इजाजत नहीं मिल रही तो हम जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही हमें यहाँ से पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है हर रोज। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर विपक्ष को हर रोज सांसदों को पुलिस लाइन में लेके जाया जाएगा जब संसद सत्र में हो, तो नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता है। पुलिस लाइन बनवा दीजिए, एक तरफ सरकारी दफ्तर, दूसरे पुलिस लाइन। हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं जा रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहां भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था रूल 256 सब क्लॉज 2 के तहत। तो वो यही कहता है कि सस्पेंड अगर 256 में होता है तो रिवोकेशन 2562 में होता है। तो इसीलिए मैं चेयरमैन से भी मिला, मैं हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जयराम रमेश जी और दूसरे साथी भी थे और अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स भी वहाँ पर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही किया कि आप जो सस्पेंड किए ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जीएसटी पे अपनी बात रखना चाहते हैं। लगातार 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, डेट नहीं फिक्स कर रहे। इसीलिए आप इसको डेट दीजिए, समय दीजिए और हम बोलने के लिए तैयार। उधर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, सच छुपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह
विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। आगे बढ़ेंगे। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवाल किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछारें की, कांवड़ियों का इस्तकबाल किया, इससे शफकत, उनसे शफकत से पेश आए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांवड़िए इतने जज्बाती हैं कि किसी मुस्लिम पुलिस एहलकार का नाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस कदर इम्तियाज क्यों? उन्होंने दरियाफ्त किया कि इंसानियत होनी चाहिए, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार, ऑफिसर, उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हमसे, हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब भी बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना से ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे रतन टाटा की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वजीर आला ने रतन टाटा को शॉल पेश किया। रतन टाटा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क में मंकी पॉक्स के फैलने की रफ्तार बेशक सुस्त है, लेकिन खौफ और बेचैनी बहुत ज्यादा है। मंकी पॉक्स ये किस तरह काबू पाया जा सकता है और इसकी अलामतें क्या हैं? अमेरिका और यूरोप में कुछ वैक्सीन और दवाएं तजवीज़ की गई हैं। आइए जानते हैं कि ये दवाएं कितनी कारआमद हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली की हमारी नुमाइंदा रचना ने डॉक्टर समीर से बात की है। मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। एक केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण हैं, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है,
आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, क्या उसके लक्षण है। आपको हम इस लैब के अंदर ही लेकर चलते हैं। अगर एक बोर्ड भी आप देखें तो ये जो डिपार्टमेंट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर मंकी पॉक्स के लक्षणों की जांच की जाती है और किस तरीके से ये पूरी जांच है वो होती है, आज हम आपको ये बताएंगे। तो जिस तरीके से मंकी पॉक्स के 4 केसेस भारत में पाए गए हैं और लोगों के मन में भी जो डर है, डरने की जरूरत नहीं है बल्कि जानने की जरूरत है कि ये किस तरीके से फैलता है, किस तरीके के इसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर समीर भाटी खुद यहाँ पर मौजूद है और उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। हालांकि अभी जो टेस्टिंग है वो सिर्फ सरकारी तंत्र के द्वारा ही की जा रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जो स्थिति हो रही है तो आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स ने किस तरीके से तैयारी करके रखी है वो भी हम जानेंगे। सर, क्या लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो 4 केसेस आ चुके हैं, एक केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है, तो इसीलिए सरकारें भी इस तरफ कदम उठा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारियां कर पाएं ताकि बीमारी को हम रोक पाएं, ज्यादा स्प्रेड ना हो। जैसा कि अब इंडिया में भी ये दस्तक दे चुके और हमने दिल्ली में भी देखा फर्स्ट केस आ चुका है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो लेबोरेटरीज हैं दिल्ली के अंदर, चाहे प्राइवेट सेटअप भी है, उनके पास मंकी पॉक्स टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। सुविधाएं किस तरह से कि यहाँ पे जो उपकरण वही इस्तेमाल होते हैं जो कोरोना टेस्टिंग के लिए यूज होते थे, तो इस तरह से वो सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा हम सर्विलेंस करेंगे, जितना ज्यादा हम टेस्टिंग ट्रैकिंग करेंगे, तो हम बीमारी की रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सर्विलांस की तो जरूरत है, प्रिकॉशन की भी जरूरत है, लेकिन अब चूंकि भारत में दस्तक मंकी पॉक्स दे चुका है, आपने कहा कि प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन जो व्यूअर्स है वो भी ये जानना चाहते हैं कि कोविड टेस्टिंग से कितनी डिफरेंट है मंकी पॉक्स की टेस्टिंग और कैसे ये होती है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि खैर उस तरह से आम टेस्ट नहीं है, आप सेल्फ अभी जाकर अभी इस टेस्ट को किसी तरह से नहीं करा पाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि लक्षणों को जानना। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें, क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और सैंपल वही होता था, हम नेजोफेरिंजियल नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। पर जो सबसे ज्यादा इसमें कॉमन होता है वो आपकी स्किन पे रैशेज, जैसे कि इस तस्वीर में भी हमने दिखाया है कि क्योंकि इसके स्किन के ऊपर इस तरह के जो ये रैशेज हैं, ये चकत्ते से ये बन जाते हैं, यहां से ये सैंपल लिया जाता है। तो यहां से ये इसकी जांच और भी ठीक तरीके से हो सकती है। जांच करने के लिए जो सैंपल लेने के लिए इस तरह की कुछ हमारे पास अवेलेबल होती है चीजें जिनसे हम ये सैंपल लेते हैं। निश्चित तौर पे प्रिवेंशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें एक अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास बहुत सारी मॉलिक्यूलर लैब्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास, क्योंकि इसमें सेम तरह की इक्विपमेंट पे वो जांच हो सकती है, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जांच को लेके भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो सर्विलेंस का सिस्टम हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। तो आपने देखा कि डॉक्टर समीर भाटी ने कितनी बारीकी से समझाया कि मंकी पॉक्स के लक्षण कैसे जज कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है, और डायग्राम के थ्रू भी व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की गई है कि मंकी पॉक्स वायरस आखिरकार है क्या, कैसे ये फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी का ये भी कहना है कि मंकी पॉक्स के मामले उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिवेंट रहने की जरूरत है। और इसके लिए ठीक
कोविड की तरह ही हमें मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और खास तौर से साफ सफाई का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। लोक जनशक्ति के कौमी तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी संजीव सराफ ने मुख्तलिफ घोटालों में मुलविस पाए जाने वाले तमाम लीडरों को जेल भेजने का मुतालबा किया है। संजय सराफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ईडी की चार्जशीट के बारे में पूछे गए सवाल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को जेल हो सकती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि क्रिकेट स्कैम वादी कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा धक्का है। संजय ने यह भी कहा कि हुकूमत हिंद को बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए एतमाद साजी के कुछ इक़दाम करने चाहिए। इन्होंने डेली वेजेस और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। खाएगा वही मरेगा। हम लोग कश्मीर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाए तो वी हैव नो इश्यूज। डॉक्टर फारूक साहब तो हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं भाई। मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें क्लीन आ जाए, क्लियर करे पोजीशन क्या मसला है, इसके बीच में आगे पीछे इनका कोई आपस में रिलेशन है। आई एम पार्ट ऑफ द अलायंस एट दिल्ली, वी आर नेशनल अलायंस पार्टनर्स, बट एज पर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न यहाँ पर दे शुड क्लियर। अगर एक के अगेंस्ट के घर में ईडी आता है, दूसरे ने खुलेआम हमारे क्रिकेटर्स बच्चों का पैसा लिया है और उस पैसे को अगर उस वक्त यूटिलाइज किया जाता, मेरे यहाँ 3-4 स्टेडियम होते, जो मेरे बच्चे दाएं बाएं हैं, हो सकता है वो क्रिकेट से उनका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग हो जाता, वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बनाते। आई विश कि द गवर्नमेंट शुड टेक stern एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ द केस। आज दूसरे दिन भी दिल्ली से आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जम्मू के मुख्तलिफ अजला के EROs और AEROs को ट्रेनिंग देना जारी रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने IT विंग के एहलकार दिन भर इन EROs और AEROs को तरबियत देने में मसरूफ रहे। इस ट्रेनिंग के दौरान इन ओहदेदारों ने फील्ड स्टाफ को बुनियादी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बदलते हुए हालात के दौरान उनकी किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में आगाह किया। इन्होंने फील्ड स्टाफ से कहा कि वो वोटर लिस्टों के पैटर्न में समरी वोटर लिस्टों के पैटर्न में तब्दीली के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करें। वोटर लिस्टों और तमाम इंतखाबी अमल के हवाले से दरखास्तें इस तरबियती प्रोग्राम की वजह से EROs और AEROs को इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से काफ़ी मालूमात और जानकारी हासिल हुई। इन्होंने तरबियती तजावीज़ को फील्ड में मौजूद साथियों के साथ शेयर करने की यकीन दहानी कराई ताकि इंतखाबी अमल जब भी शुरू हो हमवार और अच्छे माहौल में मुनक्किद हो। उपस्थित जितने भी EROs AEROs थे उनको बताया है मैंने कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो चीज़ जुड़ा हुआ है रोल का, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में मैंने बताया। पिछले 4 साल में इलेक्टर्स ऐड होंगे और भी, इसलिए इस लोगों के पहले सर्विस समरी रिवीजन जो हुआ था पहला जो यहाँ, वो 4 साल पहले हुआ था। अब फिर से हो रहा है अभी समरी रिवीजन, तो जाहिर है कि काफ़ी लोग को अभी जोड़ना होगा। तो इसीलिए इनको ये भी बताना था कि कैसे इनको जोड़े और कैसे इनका जो हमारा जो मतदाता सूची का जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। तो 370 के बाद हमारा थोड़ा सा हमारा मैंडेट थोड़ा इंक्रीज हो रखा है विद रिगार्ड टू द इलेक्शन। इलेक्टोरल्स रोल्स के अपडेशन में हमें नए इलेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, कुछ की डिलीशंस भी की जा रही है, डुप्लीकेट डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज को वहाँ को रिमूव किया गया है। और उसके साथ साथ अब ओवरऑल प्रोसेस यही कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर है वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर ना रहे। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो है इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन जो है वो हुई नहीं थी। अब प्रोसेस जो है शुरू हो गया है, तो इसी के चलते उन प्रोसेसेस में हमें क्या क्या नई चीज़ें करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसमें नहीं करना है, इसके बारे में हमें जो है ट्रेन किया जा रहा है।
जम्मू में 2 दिन गुजारने के बाद ईसीआई की टीम अब श्रीनगर के लिए रवाना हुई और श्रीनगर में भी 2 दिन लगातार ये हर एक डिस्ट्रिक्ट जो वादी कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जो EROs हैं और AEROs हैं उनको ये ब्रीफ करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जितने नए कानून आए हैं, सेंट्रल लॉज यहाँ पे आए हैं, जो नई नई एप्लीकेशंस आई हैं, वोटर लिस्ट में जो नई अमेंडमेंट्स करनी है, एडिशन और डिलीशन का जो प्रोसेस करना है, क्या उसको किस तरह से अपनाना है, ये सारी चीज़ों से उनको वाकफ करवाएंगे। और जो हमें जो पता चला है कि इलेक्शन कमीशन की एक और टीम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और नई जो चीज़ें हैं और जो बाकी चीज़ों पे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लगता है कि ECI अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बहुत तेज़ी दिखा रहा है और जाहिर तौर पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऐसी भी चर्चा है कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में होंगे और नई सरकार यहाँ पे बनने वाली है, लेकिन ये कब होगा इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया। उन्होंने मुहर्रम उल हराम के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। इस दौरान कई जिला अफसरान समेत म्युनिसिपल कौंसिल बडगाम के ओहदेदार भी मौजूद रहे। डिवीजनल कमिश्नर ने इमाम बारगाह और दिगर मकामात जहाँ पर मुहर्रम उल हराम की मजालिस मुनक्किद होती हैं वहाँ सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने ये भी हिदायत दी कि तमाम मतलूबा इंतजामात बशमूल स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और तनसीब, बिला तातुल बिजली, सफाई मुहिम और तमाम इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान इनसे जब पूछा गया कि श्रीनगर में जो मुहर्रम के जुलूसों पर आयत पाबंदी है उसे कब हटाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है और जो मुकर्रर शुदा रूट्स है वहाँ से जुलूस निकालने की इजाज़त होगी। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में ज़िला बडगाम में मुहर्रम के अय्याम में सबसे ज़्यादा और काफ़ी बड़े बड़े जुलूस बरामद होते हैं और ऐसे में अज़ादारों की सहूलत के लिए इंतजामात को लेकर इक़दामात किए जा रहे हैं। सैड इवेंट्स की मेमोरी में मनाया जाता है, इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। जो सैक्रिफिसेस है उसको रिमेम्बरेंस के तौर पर ये मनाते हैं कम्युनिटी। तो जो इवनिंग की गैदरिंग्स होती है या जो परमिटेड रूट्स है उस पर प्रोसेशन निकलते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बडगाम में बड़े पैमाने पर आबादी रहती है कम्युनिटी की, मागाम में भी रहती है, जड़ीबल साइड में भी रहती है। जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूँगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमाम बाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ध्यान नहीं, उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं। जो पहले से परमिटेड रूट्स है उन रूट्स पर हम इंतज़ामात करके रखेंगे और उसी रूट से जो है कम्युनिटी के सभी रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुनासिबत से बडगाम के मागाम का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पोले ने मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मरकजी इमाम बारगाह मागाम में डिवीजनल कमिश्नर ने लोगों की दरपेश मसाइल सुने। इन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर बहुत जल्द इन मसाइल को हल करें। PK पोले के हमरा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर माथुरा मासूम भी मौजूद थीं। इस एरिया के लोग काफ़ी तादादी में लोग रहते हैं मागाम और अगल बगल के एरियाज़ में, गांव में। तयशुदा रूट्स पर तयशुदा दिन पर यहाँ प्रोसेशन भी निकलता है और इवनिंग को मजलिस भी होती है। जो मेन इमाम बाड़ा यहाँ का है वो मैंने देखा काफ़ी अच्छे हालात में है। बानीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में आज अचानक वाली मकाम पर बादल फटने से तुलेल के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। कहा जा रहा है कि बादल फटने के बाद किशनगंगा नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और सैलाबी रेले की वजह से उब्दुलन नामी गांव में लकड़ी के एक आरजी पुल को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक सैलाबी रेले से उब्दुलन में पानी की पाइपलाइन, एक लिंक रोड को भी नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाबी रेले से जनरेटर के लिए रखा गया ईंधन भी ज़ाया हो गया। इस वाक़े में आखिरी इत्तला मिलने तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।